हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि अब हमने अपने लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने आपका जो पहला पार्ट था, कौन सा था, भारतीय वसंत गीत, इस पार्ट को हमने पढ़ा और उसमें आने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे पर्याय शब्द आए हैं, कहीं पे विशेषण विशेष आए हैं, संधि भी जहाँ पे भी हुई है वो भी हमने आपको बताई। इस तरह से हमने पूरे पाठ का अपना अनुवाद कर लिया। अब हम चलते हैं अभ्यास पर, यानी प्रश्नोत्तर पर, कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक में पीछे जो प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं वो देखिए, वो उनमें क्या क्या पूछा गया है। तो पहला अभ्यास का पहला प्रश्न हम देखेंगे तो लिखा है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। इसको क्या करना है हमें, एक शब्द सही, जो पद का अर्थ क्या होता है, विभक्ति युक्त शब्द। शब्द और पद में अंतर क्या होता है ये आपको पता है। आपने देखा होगा एक शब्द में उत्तर, हिंदी में तो एक शब्द कह देते हैं, एक शब्द में उत्तर दीजिए, और संस्कृत में लिखा रहता है कि एक पद में उत्तर दीजिए। एक शब्द क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, वो इसलिए कि पद का अर्थ होता है जब उस शब्द में विभक्ति जुड़ जाए, क्या लग जाए, कोई ना कोई विभक्ति लगी हुई हो। क्योंकि जो हमारा शब्द है, शब्द तो जैसे मूल हो गया, नाम हो गया राम, लेकिन राम हो गया शब्द और जब उसमें विभक्ति प्रथमा लग गई वो बन गया राम। तो राम हो गया शब्द और राम हो गया पद, क्योंकि उसमें विभक्ति जुड़ गई है। तो हमारे संस्कृत में आपको पता है कि विभक्ति के साथ में ही हम किसी ना किसी शब्द को लिखते हैं, क्योंकि भाई अर्थ को बताने के लिए, कहाँ पे का अर्थ बताना है, कहाँ पे ने का अर्थ बताना है, कोई चीज़ कर्म बन रही है, कोई हमारी करण कारक बन रही है, तो विभक्ति हमें लगानी पड़ती है। इसीलिए उत्तर कहा जाता है कि एक शब्द में उत्तर नहीं दीजिए, लिखा जाता है कि एक पद में उत्तर लिखिए। तो लिखा हुआ है पहला प्रश्न कि कवि ही काम संबोधयति। कवि काम यानी किसको, कवि काम संबोधयति, किसको संबोधित कर रहे हैं, किसको संबोधित करते हुए बात कर रहे हैं, किसका संबोधन कर रहे हैं कि हे वाणी, हे सरस्वती, किसका संबोधन कर रहे हैं। हर जगह हर एक पद में उन्होंने वाणी यानी सरस्वती को, माता सरस्वती को संबोधित किया है। तो यहाँ पर देखिए लिखना है आपको एक पद में उत्तर, लेकिन इसको हम वाक्य में भी बनाना इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब ये तो है नहीं है कि जस के तस ऐसे ही आ जाएंगे। यही शब्द, यही वाला देखिए, जैसे लिखा है कवि काम संबोधयति, यही उन्होंने पहला पद दे दिया और उसमें लिख दिया एक वाक्य न उत्तर, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, और उसमें शायद यही प्रश्न वो लिख दिया कि कवि काम संबोधयति, कवि किसको संबोधित कर रहा है, और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फिर क्या करेंगे आप। तो अभी हम एक पद के उत्तर को भी आपको एक वाक्य में भी बनाना साथ साथ में सिखाते जाएंगे कि एक पद में देना है तो कैसे लिखेंगे, और एक अगर उसको वाक्य में ही पूछ लिया जाए तो आप कैसे उसका उत्तर लिखेंगे। तो क्या लिखा है, कवि काम संबोधित, कवि किसको संबोधित कर रहा है। काम शब्द में भी देखिए द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, स्त्रीलिंगवाची शब्द है वो भी द्वितीय विभक्ति का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसको संबोधित कर रहे हैं, वाणी को, वाणी यानी सरस्वती को। तो वाणी शब्द में भी हम क्या लिख देंगे, जैसे काम में का शब्द में अंक की बिंदी लगी है तो यहाँ पे वाणी लिख देंगे हम। ठीक है, इसको भी द्वितीय विभक्ति में लिखने के लिए चाहे तो आप ये लिख दीजिए वाणीम, और या फिर माँ हलंत लगा दीजिए, एक ही बात हो जाएगी। अगर एक पद में लिखना है तो आप सीधा लिख देंगे कवि काम संबोधयति, उत्तर लिख देंगे वाणीम। और उसी का अगर वाक्य में बनाने के लिए आ जाए तो क्या लिखेंगे, जो काम शब्द है जिसका अर्थ हुआ किसको, किसको, अब को का अर्थ बताने के लिए यहाँ द्वितीय विभक्ति है तो हमारा उत्तर में भी हमेशा द्वितीय विभक्ति लगाइएगा। ठीक है, हम इसलिए बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर आपको प्रश्नवाचक शब्द देखे उत्तर हमें उसी की जगह पे लिखना होता है, बाकी चीज़ों को हटाने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, जो प्रश्नवाचक शब्द है उसके स्थान पर सही उत्तर लिख देना है। तो क्या करेंगे, जो काम शब्द है उसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, वाणीम, लिख देंगे वाणीम, वाणी को संबोधित कर रहा है। ठीक है, तो उत्तर अगर वाक्य में लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे आप, काम के स्थान पे वाणीम लिख दिया, फिर लिख दिया कवि ही वाणीम संबोधयति, लीजिए यहीं से पूरा वाक्य बन गया। कहीं और कहीं जाना पड़ा, नहीं जाना पड़ा। वाणी तो हमें जब एक पद में लिख रहे थे तब भी लिखना था, है ना, एक पद में उत्तर देना था तब भी वाणी में लिखा, और यहाँ पे अगर वाक्य बनाना है तो उसके स्थान पे भी हमने उसी को लिख दिया वाणी शब्द को, और पूरे शब्द वैसे के वैसे उठा दिए, वाक्य का उत्तर बन गया। कितना आसान है बताइए, केवल एक एक पद याद करने हैं आपको।
अब कहते हैं कवि ही यानी कवि क्या, वाणी यानी सरस्वती को, का वादिये तुम प्रार्थयति, का यानी किस चीज का, किसको, वादिये तुम बजाने के लिए, प्रार्थयति किस, वाणी यानी जो हमारी सरस्वती है, वाणी और वीणा दो चीजें इसमें आई हैं, एक ही जैसी लगती है वाणी वीणा, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा उसको। कवि ही वाणी, कवि ही सरस्वती को क्या, का यानी क्या, वाद्य तुम क्या बजाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। का शब्द में यहाँ पे प्रथमा विभक्ति लगा है, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो भी प्रथमा विभक्ति में आएगा। किसको बजाने के लिए कह रहे हैं, कह रहे हैं वीणा को बजाने के लिए, वीणा को बजाने के लिए। तो वीणा में अब हम उत्तर आएगा तो क्या हो जाएगा, कवि ही वाणी का वाद्य तुम प्रार्थयति, क्या बजाने की प्रार्थना कर रहे हैं, तो का के स्थान पे आप लिख देंगे वीणाम, ये लिख देंगे वीणाम, वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको एक वाक्य में लिखना है तो क्या करना है, बस पूरा तो कवि ही वाणी वीणाम वादयितुम प्रार्थयति, क्या किया, का के स्थान पे वीणाम लिख दिया, उत्तर हो गया, वाक्य बन गया। आगे देख लेते हैं, कीदृशीम यानी किस प्रकार की, वीणाम किस प्रकार की वीणा को, निनादयितुम बजाने के लिए, प्रार्थयति किस प्रकार की वीणा को बजाने के लिए कह रहे हैं। कैसी वीणा बजाइए, कह रहे हैं नवीनाम, नवीन वीणा को बजाइए, नवीनाम वीणाम, नवीन वीणा को, निनादयितुम निनाद करने की, प्रार्थयति प्रार्थना कर रहे हैं। एक पद में लिखना है उत्तर, तब क्या लिखेंगे, सिर्फ आप क्या लिखेंगे, जैसे कीदृशाम किस प्रकार की, अब प्रश्न पूछ रहा है षष्ठी विभक्ति वाला, कीदृशीम यानी किस प्रकार की, तो उत्तर में भी का की के यानी षष्ठी विभक्ति लगनी है, तो नवीन शब्द में भी नाम लगा दिया, यानी नवीन नए, ठीक है, नवीनाम षष्ठी विभक्ति के साथ में, नवीनाम वीणाम निनादयितुम प्रार्थयति। एक पद का उत्तर सिर्फ नवीनाम लिख देंगे, वाक्य में लिखना हो तो कीदृशीम के स्थान पे नवीनाम लिख देंगे, और पूरा का पूरा वैसे के वैसे उत्तर लिख देंगे, बस नवीनाम वीणाम निनादयितुम प्रार्थयति। तो इस प्रकार से आपके एक पद में भी हो जाएगा और आपके एक वाक्य में भी उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कहते हैं गीतिम, ये गीतिम था, गीतिम यानी गीत को, कथम यानी किस प्रकार से, गातुम गाने के लिए, कथयति किस प्रकार से गाने के लिए कह रहे हैं, कि जो गीत है कथम कैसे, कथकार क्या होता है कैसे, कह रहे किस प्रकार से, कैसे, गातुम कथयति कैसा गाने के लिए कह रहे हैं, तो गीत को मधुर गाने के लिए कह रहे हैं, गीत को कैसा गाने के लिए कह रहे हैं, मधुर को, तो आप कह देंगे मृदुम, या तो मृदुम ऐसे लिख दीजिए या मृदुम ऐसे लिख दीजिए। एक पद में लिखना है तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, मृदुम या मृदुम लिख सकते हैं, तो पता चल जाएगा गीतिम कथुम गातुम कथयति मृदुम, एक पद का उत्तर हो गया। लेकिन वही अगर एक वाक्य में आ जाए तो कथम के स्थान पर आप लिख देंगे मृदुम, गीतिम, गीत अगर गीत शायद इसमें हमारा होना चाहिए, हमारा जो अंदाजा है कि गीत को, गीतिम इसमें हमारे पास अनुस्वार होना चाहिए, जिसका अर्थ निकलेगा जब गीतिम यानी गीत को, मृदुम गातुम कथयति मधुर गाने के लिए कहा जा रहा है। अब कहते हैं सरसाह रसालाह यानी सरस रस से युक्त जो रसाल आम है, कदा लसंती कहाँ पर शोभित हो रहे हैं, लसंती का अर्थ क्या हुआ, शोभित होना, कदा यानी कदा यानी कब, कब लसंती, कदा का अर्थ होता है कब, ठीक है, कदा जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है कब, कब शोभित होते हैं, रसाल रसयुक्त, रसयुक्त जो आम है कब शोभित होते हैं, कहते हैं वैसे तो हमेशा होते हैं, लेकिन वसंत ऋतु में सबसे ज्यादा सुशोभित होते हैं। क्यों, क्योंकि उस समय पर उसमें मंजरियां भी आती हैं, उस पर भौरे भी गुंजार करते हैं, है ना, सारी चीजें एक साथ होती हैं, कोयल भी उस पर बैठ के गाती हैं। तब वसंत ऋतु में जो हमारा रसाल आम, रसाल का अर्थ हुआ जो आम है, और वो कैसा हो जाता है, रस युक्त, ऐसे लगना है तो उसके अंदर रस भर गया हो। तो सरसा रसालाह, सरस जो रसाल है वो वसंते, कदा का अर्थ क्या हुआ कब, और जब कब की अर्थ हो तो आप बताएंगे बसंत में, मैं का अर्थ बताएंगे तो यहाँ हो जाएगा वसंते, तो इसलिए सप्तमी विभक्ति आ जाएगी आपकी। कदा का अर्थ हुआ कब, पूछा कब गए थे, कब होता है, तो आप कहेंगे वसंत में, तो मैं का अर्थ आ रहा है वसंत के साथ में, इसीलिए वसंत में सप्तमी विभक्ति लिख के हम उत्तर लिख देंगे। तो अगर एक पद में उत्तर पूछें तो आप लिख देना सरसा रसाला कदा लसंती वसंते, और उसी में अगर लिखा
अगर एक वाक्य आ जाए तब आप क्या लिखेंगे, सरसा रसाला वसंती लसंती, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं कि एक वाक्य में, अब एक वाक्य नहीं लिख के अब इसमें ने क्या लिख दिया, अधोलिखिता नाम, यानी अधो का अर्थ होता है, अध का अर्थ होता है नीचे, अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे हुए प्रश्नों का, प्रश्नानाम उत्तराणी, प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा या लिखित, संस्कृत भाषा में लिखिए। ठीक है, संस्कृत भाषायाम होगा, संस्कृत भाषा में लिखिए। फिर कह रहे हैं कवि ही वाणी किम कथयति, वाणी को क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या करने के लिए कह रहे हैं, तो कवि वाणी, यानी कवि वाणी को किम के स्थान पे हम लिखेंगे वीणा निनादिए तुम, वीणा को निनाद करने के लिए। तुमुन प्रत्यय, निनाद शब्द में तुमुन प्रत्यय लगा दिया, तुमुन का अर्थ होता है के लिए का अर्थ निकालने के लिए, तुमुन प्रत्यय अपन पढ़ेंगे, आपको पढ़ाया है, उसमें देखिएगा जो तुमुन प्रत्यय है वो के लिए का अर्थ बताता है ना यानी बजाने के लिए। ठीक है, निनाद शब्द में ये निनाद, ये तुम जो लगा हुआ है वो तुमन प्रत्यय का ना हट जाता है, तुम अकेला बच जाता है, जिसका अर्थ के लिए निकल आता है। कह रहे हैं क्या बजाने के लिए कह रहे हैं, तो किम के स्थान पे हमें लिखना है वीणाम निनादिए तुम, और पूरा वाक्य हमें वहीं से मिल जाएगा कि कवि ही वाणी, कवि वाणीम, यहाँ जरूर इस अनुस्वार आएगा जिसका अर्थ है को, कवि वाणीम, कभी वाणी को यानी सरस्वती को, वीणाम निनादिए तुम, वीणा बजाने के लिए कथयति कह रहे हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वसंते किम भवति, वसंत में क्या होता है, वसंत में मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, यानी मधुर मीठी मंजरी, पिंजरी यानी पीले रंग की जो मंजरियां हैं, मीठी जो मंजरियां हैं, उनकी माला कैसी हो जाती है, सरस रसाल, आम, सरस आम की जो रसाल है वो किससे सुशोभित हो जाता है, मंजरियों से सुशोभित, लसंती यानी शोभित होने लगता है। एवं ललित कोकिला, और उसमें भी कैसी, मन को भाने वाली ललित कोकिला, यानी जो कोयल हैं उनकी काकली नाम, उनकी आवाज, कोयलों की आवाज का समूह, कलापाह यानी उनका समूह, कोयलों का समूह अपनी वाणी से शोभनते, शोभित करने लगता है। तो वसंत में ये सब होता है। तो हमने इसको अपन ने उसकी विशेषताएं बता दी। अब कह रहे हैं सलिलम तव वीणाम आकर्ण्य, यानी जो जल है तुम्हारी वीणा को सुनकर, सलिल का अर्थ हुआ जल, तव का अर्थ हुआ तुम्हारी, वीणाम को यानी वीणा को, माँ लगा हुआ है, को का अर्थ निकल रहा है द्वितीय विभक्ति, कि जो जल है तुम्हारी वीणा को आकर्ण यानी सुनकर, कथम उच्छलेत, किस प्रकार से उछलने लगता है, तो कैसे कहते हैं कि क्रीड़ा की जगह, जैसे खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, वैसे उछलने लगता है। तो क्या कह रहे हैं, सलिलम, नहीं सलिल यानी जल, तुम्हारी वीणा को सुनकर, कथम सलीलम, लीला युक्त, लील शब्द जो है स यानी सहित, लीलम, लीला करते ना बच्चों के, कहते हैं बहुत लीलाएं करते हैं, लीला का अर्थ है खेल करना, खेल करना, क्रीड़ा करना, सलीलम यानी खेल के साथ, क्रीड़ा के साथ उछलने लगता है, खेल खेल में उछलने लगता है। ठीक है, उच्चलित। आगे देख लेते हैं। फिर कहते हैं अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखित। एक और हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि इस लिखे हुए प्रश्न का भी आप संस्कृत भाषा में उत्तर लिखिए। उसी में हमारा कौन सा घ वाला प्रश्न आ गया, 3 अपन ने पहले कर लिए, ये 3 अपने पहले हो चुके, क ख ग। अब उसके बाद अपना घ यानी चौथा प्रश्न आता है, उसमें भी हमें क्या करना है, कवि भगवती भारती कस्या तीरे, किसके, कस्याह यानी किसके, तीरे यानी किसके तीर पर, किसके, तीर का अर्थ क्या होता है, धनुष बाण वाला तीर नहीं, तीर का अर्थ होता है किनारा, किसके किनारे पर, मधु माधवी नाम नताम पतिम अवलोक्य वाणी वादितुम कथिम, किन की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर, नताम का अर्थ क्या हुआ, झुकी हुई पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए वाणी को कह रहा है, सरस्वती को कह रहा है। भगवती भारती,
भगवती भारती, भारती यानी जो माता भारती हैं, माता सरस्वती हैं, जिनको देखिए सरस्वती के पर्याय पूछे जाएं तो भारती हो गया, वीणा हो गया, सरस्वती हो गया, हमारे किनके अर्थ हो गया, किसका पर्याय हो गया, सरस्वती का ही। तो यहाँ पे कह दिया कि कवि भगवती भारती से किसके तीर पर, किसके तीर पर, कस्या तीरे, किसके किनारे पर ये सारी चीजें, इन पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए कह रहा है। तो कस्या के स्थान पे बताइए किसका किनारा बताया था, यमुना नदी का किनारा। और यमुना का अर्थ क्या लिखा था, कालिंदी, कालिंद क्यों कहा जाता है, कालिंद की पुत्री, कालिंद आत्मजया, कालिंद किसको कहा जाता है, सूर्य को। तो हमारा कस्या के स्थान पर हो जाएगा कालिंदात्म जायाह, या फिर उसको यमुनायाह। दोनों में ही यह शब्द क्यों लगाया, क्योंकि हमें क्या बताना था, काकी के अर्थ बताना था कि कालिंदी के तट पर या यमुना के तट पर, तो षष्ठी विभक्ति लगाई। और षष्ठी विभक्ति में अगर अकारांत होता तो हम स्या लगाते थे, जैसे बालक में बालकस्य कर देते हैं। लेकिन यहाँ जो यमुना नदी है वो कैसी है, स्त्रीलिंग है, जिसका अगर हम उसका अर्थ निकालें या उसमें अंत देखें तो किससे हो रहा है, आ से अंत हो रहा है, यमुना बड़े आ से अंत हो रहा है। बड़े आ से अंत होने वाले आकारांत बनते हैं, यमुना स्त्री का नाम है तो क्या बन गया, आकारांत स्त्रीलिंग की तरह षष्ठी विभक्ति का रूप बना दिया। कालिंदात्मजाया, कालिंदा, कालिंद की आत्मजा, ठीक है, उनके तीर पर। बस बाकी पूरा अपना कहाँ से लिख देना, वहीं से लिख दीजिए, कुछ अलग नहीं करना है। ये पंक्तिम शब्द है, ये जो गलत लिखा है पतिम नहीं है, ये हमारा पंक्तिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा पंक्तिम। कुछ मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी, तो उस चीज़ को समझ लीजिए कीजिएगा कि भाई ये चीज़ मिसप्रिंट होके लिखी हुई है। प्रश्न तो आपको उसमें भी है, उत्तर अपना सही है। और यहाँ ये मध नहीं है, ये मधु हो जाएगा। मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वाणी वादितुम कथि, उनको देखकर झुकी हुई, मधु माधव की जो लताएं हैं उनको झुकी देखकर वीणा बजाने के लिए कह रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे आपके जो एक पद के उत्तर हैं वो भी पूरे हो गए, और एक वाक्य के आए या दो वाक्य के आए, और उन्होंने अगर कोई कंडीशन नहीं लगी हो, सिर्फ लिखा हो कि उत्तराणी संस्कृत भाषा या लिखित, संस्कृत भाषा में लिखिए, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जो उसका उत्तर होगा वो पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक पद वाला शॉर्टकट खत्म। जब उन्होंने कह दिया संस्कृत भाषा में लिखो, तो वही उसका जितना बड़ा उत्तर होगा उतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी ज़्यादा बड़े नहीं होते, एक एक लाइन के तो उत्तर होते हैं। क्या आ गया, चलो। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए अभ्यास कार्यों को कर लेंगे। उसके पहले अपन चलते हैं थोड़ा वेबसाइट के बारे में आपको बताएं कि YouTube पे आप अभी जो अब तक कभी सर्च कर रहे थे अपने वीडियोस, अब आपको हमारी वेबसाइट पे भी वो भी सारे अवेलेबल मिलेंगे। जिसके लिए आपको करना क्या है कि गूगल पे जाइए, आप उस पर लिखिए magnetbrains.com, क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। उसमें भी आपके सामने इस तरह से सारे क्लासेस दिखने लगेंगे। ऊपर लिखे होंगे क्लास 1 से 12th तक लिखे, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, ठीक है, 12 क्लासेस पूरी लिखी हुई हैं। उनमें से आपको जिस क्लास पे जाना है, आपको जिस क्लास की वीडियोस देखना है, आप उसी को क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए आपने 9th क्लास क्लिक किया ना, तो आपके सामने ये 9th क्लास की पूरी वीडियो की लिस्ट दिखने लगी। ठीक है, सारे आपके जो सब्जेक्ट हैं 9th क्लास में जो कवर करवाए गए हैं वो सब लिस्ट यहाँ पे दिख रही हैं। उनमें मान लीजिए आपने जैसे संस्कृत को क्लिक किया, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा। और वहाँ पर संस्कृत के जितने लेसन्स के, जैसे यहाँ पे व्याकरण के चल रहे हैं, तो व्याकरण के जितने हम समझा चुके हैं वो सारी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। 10th में जाएंगे तो 10th में जितनी लिस्ट बनी हुई है वैसी ऐसी पूरी लिस्ट दिखने लगेगी आपको। ठीक है, और मान लीजिए आपको सिर्फ पहले चैप्टर के यानी संधि को ही पढ़ना है, तो उसमें भी देखिए 16 लेक्चर्स बिल्कुल उसके सेपरेट हैं। ऐसे ही शब्द रूप के 20 लेक्चर सेपरेट हैं। ऐसे हर एक के आपके जो वीडियोस हैं वो सिलेक्ट अलग अलग करके सेपरेट भी हैं और साथ में भी हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट भी है सबकी और साथ में भी है। तो बस अलग अलग कहीं जाना नहीं है, एक ही जगह सब चीज़ मिल सकती है। आगे देखिए, अगर इसको संधि को आपको देखना है, आपने क्लिक किया तो संधि की लिस्ट आ जाएगी। उसमें भी आपने जैसे दीर्घ संधि देखना है, आपने उस पर क्लिक किया तो आपके सामने दीर्घ स्वर संधि शुरू हो जाएगी, आप उसको देख लीजिए। उसके बाद तुरंत दूसरी कौन सी समझाइए तो नेक्स्ट वीडियो से चले जाइए। वापस आना है तो क्रॉस कीजिए, अपनी लिस्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, मेन लिस्ट पे आके अगर आपको यहीं से इसी पेज से दूसरी क्लास पे जाना है तो कोर्सेज पे जाइए, यहाँ क्लास लिखी है, यहाँ सब्जेक्ट लिखे हैं, क्लास सिलेक्ट कीजिए,
सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने वही सब्जेक्ट ओपन हो जाएगा। बस इस तरह से आराम से आप इजीली वेबसाइट के माध्यम से आप अपने वीडियोस को देख सकते हैं। और अच्छे से ये भी है नहीं है कि कोई चीज़ छूट जाए, सारी चीज़ें इकट्ठी हैं, प्लेलिस्ट में अलग अलग कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह सब मिल रहा है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे अपने अगले अभ्यास कार्यों को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।